अब हम बात करते हैं इनहेरिटेड सिस्ट के बारे में। तो इनहेरिटेड सिस्ट एक सिस्ट होता है बेसिकली, जो कि लिवर के अंदर फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली ये कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन जो लिवर होता है ये इसका मोस्ट कॉमन साइड होता है जहाँ पर ये फॉर्म होता है। बाकी सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इसका लंग्स होता है। बाकी ये तो ब्रेन, स्प्लीन, इन ऑर्गन्स के अंदर भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइड जो है आपके इनहेरिटेड सिस्ट का वो लिवर है। कहाँ पर मिलता है ये, मतलब कहाँ पर ये ज्यादा प्रोमिनेंट है डिसीज? तो ये प्रोमिनेंट है शीप ग्रेजिंग एरियाज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मेडिटेरेनियन एरियाज हो गया। इनमें ज्यादातर ये जो है मिलता है। इसका डेफिनेटिव होस्ट जो होता है वो होता है डॉग। इंटरमीडिएट होस्ट होता है शीप। और जो मैन होता है ये एक्सीडेंटल इंटरमीडिएट होस्ट होता है। नॉर्मल साइकिल के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होस्ट नहीं होते। एक्सीडेंटली कभी कभार जो है इंटरमीडिएट होस्ट जो है बन जाता है ह्यूमन बींग्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स डेड एंड होस्ट है। मतलब साइकिल में अगर एक बार ह्यूमन बींग्स एंटर कर गया तो उसके आगे जो है साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी आपके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है कॉज करता है। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो कॉज करता है? तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस हाइड्रेटेड सिस्ट वो होता है आपका एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकता है वो होता है आपका एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस। और इसकी एक स्पेशल बात है कि एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस जब रिजल्ट करता है इन हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लिवर, तो इट रिजेंबल्स लाइक द एल्वुलर ट्यूमर। मतलब ऐसा लगता है कि एल्वुलर ट्यूमर बन गया है लिवर के अंदर। ऐसा रिजेंबल करता है, एक्चुअल में एल्वुलर ट्यूमर नहीं बन रहा है, रिजेंबल करता है एल्वुलर ट्यूमर जैसे इन लिवर। तो इसीलिए हम जो है जो हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होता है ड्यू टू एकाइनोकोकस मल्टीलोक्युलरिस, उसको हम ये एक टर्म देते हैं, दैट इज मैलिग्नेंट यार्डिडोसिस। फिर हम बात करते हैं कि रूट कौन सा होता है। तो रूट होता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का टू कॉज दिस डिसीज, दैट इज यार्डिडेड सिस्ट। वो रूट होता है फीको ओरल रूट। कौन सा रूट होता है? फीको ओरल रूट होता है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है ओवा और पैरासिटिक एम्ब्रियो, जो कि पास होते हैं डॉग फीसिस के अंदर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में जो है लाइफ साइकिल को देख लेंगे। ये आपके पास इंटरमीडिएट होस्ट है, दैट इज शिप। शिप के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है आपके यार्डिडेड सिस्ट। ओके। फिर अनकंट्रोल्ड स्लॉटरिंग होती है, या फिर डायरेक्टली डॉग्स ने जो है शीप के मीट पर, शीप के टिश्यूज पर जो कि कंटामिनेटेड था यार्डिडेड सिस्ट से, उसको ईट कर लिया डॉग ने। ईट कर लिया तो अब वो डॉग की जीआईटी के अंदर जाएगा। डॉग ने इंजेस्ट करने के बाद डॉग की जीआईटी से जब निकलेगा तो डॉग के जो फीसेस होंगे वो कंटामिनेटेड होंगे। डॉग के फीसेस किससे कंटामिनेटेड होंगे? बेसिकली आपके यार्डिडेड सिस्ट से। और जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है दैट इज ओवा, जिसे हम पैरासिटिक एम्ब्रियो कहते हैं, ये डॉग के फीसेस में प्रेजेंट होता है। अब ये आपके प्लांट्स, सॉइल और वाटर को कंटामिनेट करेगा। और ये प्लांट, सॉइल एंड वाटर जो है जो कंटामिनेटेड है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन ला सकते हैं। तो कंटामिनेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे आता है वो मैंने बताया। और यही प्लांट, सॉइल, वाटर के थ्रू जो है आपका इन्फेक्शन वापस शिप के अंदर भी आता है। अगर शिप के अंदर गया तो लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सकती है। अगर ह्यूमंस के अंदर गया तो आपका ये डेड एंड हो जाता है, मतलब आगे लाइफ साइकिल कंटिन्यू नहीं करेगी। तो कुछ ये आपका मैंने ब्रीफ में आपको लाइफ साइकिल बता दिया, डिटेल में तो आप इसमें पढ़ लोगे माइक्रो में। फिर हम बात करते हैं आपके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो देखो, जब भी ये ओवा या फिर पैरासिटिक एम्ब्रियो फ्रॉम दी डेड फीसेस, फ्रॉम दी फीसेस, डॉग फीसेस एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने के बाद, तो पहले जाएगा वो आपके डिओडेनम के अंदर। और डिओडेनम के अंदर ये जो आपका ओवा पैरासिटिक एम्ब्रियो गया था, ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साकांथ लार्वे के अंदर, जिसे हम ऑन्कोस्फीयर भी कहते हैं। इस हेक्साकांथ लार्वे के पास हुकलेट्स होते हैं। इस हुकलेट्स की मदद से ये क्या करता है, ये म्यूकोजा को पियर्स करता है, वहां से ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये मेनली दो ब्लड वेसल्स के पास जाता है, एक पोर्टल वेन और एक इंफीरियर वेना कावा। ज्यादातर जो है आपका ये एक सेकंड लार्वा पोर्टल वेन के पास जाता है। पोर्टल वेन से ये लिवर के अंदर जाता है और लिवर के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म करता है। अगर ये पोर्टल वेन के पास नहीं गया तो सेकंड मोस्ट कॉमनली ये जाता है आपके इंफीरियर वेना केवा के पास। इंफीरियर वेना कावा से जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स। इसलिए सेकंड मोस्ट कॉमन साइट जहां पर हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा वो जाएगा आपका लंग्स। बाकी भी ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जा सकता है और हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म कर सकता है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, बोन्स हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन साइट है आपकी लिवर, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है आपके लंग्स। फिर हम बात करते हैं कि आपके कुछ लेयर्स होते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट के लिवर के अंदर, उन लेयर्स को समझते हैं। लेकिन उसके पहले हमको समझना है कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं आपके इस पूरे हाइड्रेटेड सिस्ट में। एक तो पहले होगा इसका फ्लूइड, जो पूरा इसको भर देगा। उस फ्लूइड के अलावा दो कंटेंट्स होते हैं, एक होता है स्कोलाइसिस, एक होता है प्रोटोस्कोलाइसिस। इसके अलावा एक होता है ब्रूड कैप्सूल और एक होता है डॉटर डॉटर कंजेनाइटल सिस्ट, डॉटर सिस्ट। तो ये पांच कंटेंट आप याद रखें, फ्लूइड्स, स्कोलाइसिस, प्रोटोस्कोलाइसिस, ब्रूड कैप्सूल एंड डॉटर सिस्ट। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीन लेयर्स के बारे में, और ये तीनों लेयर्स आपको पता होनी चाहिए जो हाइड्रेटेड सिस्ट की होती है। एक होती है सबसे अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसिस्ट, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, और इसको दूसरा नाम होता है इनर जर्मिनल मेम्ब्रेन। इनर जर्मिनल मेम्ब्रेन ये सारे जो अंदर के कंटेंट थे आपके उनको जन्म देगा, ये आपका एंडोसिस्ट। कौन से? प्रोटोस्कोलाइसिस, ब्रूड कैप्सूल, स्कोलाइसिस, हाइड्रेटेड फ्लूइड, न्यू डॉटर सिस्ट। इन सबको जन्म कौन देता है? आपका एंडोसिस्ट देता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, इसीलिए इसको इनर जर्मिनल मेम्ब्रेन कहते हैं।
जो एक्टोसिस्ट होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्ट किससे प्रोटेक्ट करना है सिस्ट को? प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द बाइल एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। होस्ट के बाइल एंजाइम और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना है, ये मेन रोल होता है आपके एक्टोसिस्ट का। ये एक असेल्युलर लेयर होती है, जो आपकी एंडोसिस्ट थी एक लिविंग लेयर थी, ये आपकी सेलुलर लेयर थी। दोनों एंडोसिस्ट और एक्टोसिस्ट जो है ये पैरासाइट से डिराइव होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके पेरिसिस्ट के बारे में। तो पेरिसिस्ट जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये बेसिकली आप डिराइव करते हो फ्रॉम दी होस्ट ड्यू टू दी फाइब्रस रिएक्शन। होस्ट के अंदर एंटर करने के कारण फाइब्रस रिएक्शन होता है, जिसके कारण इस पेरिसिस्ट का फॉर्मेशन जो है हो जाता है। और ये पेरिसिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उस हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा जो कि लिवर के अंदर है। लंग्स के हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर जो है और ब्रेन के हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर जो है पेरिसिस्ट जो होता है अब्सेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कि जो कंटेंट है आपके हाइड्रेटेड फ्लूइड का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है आयनाइड सेटे के अंदर, ये पूछा गया था कि जो NaCl और बाइकार्बोनेट होता है ये प्लाज्मा के अंदर जितना होता है ना, उतना ही हाइड्रेटेड फ्लूइड के अंदर भी होगा। पोटेशियम और कैल्शियम जो होते हैं इनके लेवल्स लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। बाकी क्लियर, कलरलेस और ओडरलेस होता है। फिर हम बात करते हैं, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, हाइड्रेटेड सिस्ट है। ये पूरा हाइड्रेटेड सिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे डॉटर सिस्ट जो है आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर अगर बात करें मेल और फीमेल प्रिपोर्टेंस की, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एज, किस एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा, तो 45 साल के बाद ये अफेक्ट करेगा। कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है? राइट लोब इन्वॉल्व होता है। कौन सा सेगमेंट इन्वॉल्व होता है? 7वां और 8वां सेगमेंट इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो पेशेंट एक तो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, या फिर वो एसिम्टोमेटिक हेपेटोमेगाली के साथ आ सकता है, और ये हेपेटोमेगाली इंसिडेंटली फाउंड हो सकती है यूएसडी पे वगैरह वगैरह। या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आरएचसी मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर आपको जो है डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपका पेशेंट आएगा। क्या कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता है पेशेंट? कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा? रप्चर। आपका हाइड्रेट से जो है वो रप्चर कर गया किसी स्ट्रक्चर के अंदर। अब कहाँ कहाँ रप्चर कर सकता है? अलग अलग साइट्स होती है जहां पर आपका जो ये हाइड्रेट सिस्टम रप्चर कर सकता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है रप्चर की वो होती है बिलियरी ट्री। उसके अलावा पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी एंड ब्रोंकियल ट्री। मतलब याद रखें कि 2 ट्री है और 3 कैविटीज है, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री और बिलियरी ट्री, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, इनके अंदर रप्चर कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइट इसमें कौन सी रप्चर की? बिलियरी ट्री में। अगर रप्चर कर जाता है आपका हाइड्रेटेड सिस्ट इनटू द बिलियरी ट्री, तो जो इसके डॉटर सिस्ट होंगे ना वो ब्लॉक कर देंगे बिलियरी ट्री को। जब वो ब्लॉक कर देंगे बिलियरी ट्री, तो क्या कॉज करेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कॉज कर देंगे। ऑब्वियसली जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पर हो रहा है वो लेस कॉमन होता है एज कम्पेयर टू द जॉन्डिस इन केस ऑफ अमीबिक एंड पायोजेनिक लिवर एब्सेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जॉन्डिस होता है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि जॉन्डिस जो है आपको हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर जॉन्डिस दो कारण के कारण देखने को मिलेगा। एक तो चूंकि रप्चर हुआ है बिलियरी ट्री के अंदर इसलिए जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, या फिर आपका जो हाइड्रेटेड सिस्ट है इतना बड़ा है कि वो कंप्रेस कर देता है आपके बिलियरी ट्रैक को, कंप्रेस कर देता है बिलियरी ट्रैक को, जिसके कारण यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, और तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है आपकी हाइड्रेटेड सिस्ट का, दैट इज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। जो कंटेंट्स मैंने बताए थे, फ्लूइड होता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है, स्कोलाइसिस होता है, प्रोटोस्कोलाइसिस होता है, ये हाईली एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये बाहर आपके बॉडी के अंदर आएंगे ड्यू टू रप्चर, तो वो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए पहला इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर यूएसजी रहेगा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका सीईसीटी एब्डोमेन रहेगा। हमने जो पहले 2 टॉपिक्स पढ़े, पायोजेनिक लिवर एब्सेस और अमीबिक लिवर एब्सेस, उन दोनों के अंदर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था उन दोनों के अंदर यूएसजी, और वहां पर आपका जब यूएसजी इनकंक्लूसिव होता था तभी सीईसीटी करते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको सीईसीटी एब्डोमेन मैंडेटरी है कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस। पहला इन्वेस्टिगेशन आपका जरूर जो है यूएसजी है। यूएसजी के अंदर आपको कुछ जनरल फाइंडिंग देखने को मिलेगी जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, आपको वेल सर्कमस्क्राइब्ड सिस्ट देखने को मिलेगा विद बडिंग साइंस फ्रॉम द सिस्ट मेम्ब्रेन। ये क्यों देखने को मिलेगा ऐसा? क्योंकि नए नए डॉटर सेल्स जो है वो आते रहते हैं, डॉटर सिस्ट आते रहते हैं, इसलिए बडिंग साइंस आती है आपको सिस्ट मेम्ब्रेन से। फिर और वेल सर्कमस्क्राइब क्यों? क्योंकि 3 लेयर्स थी ना, तो इसलिए वेल सर्कमस्क्राइब सिस्ट जो है आपको देखने को मिलता है यूएसजी पे। फ्री फ्लोटिंग हाइपर इकोइक हाइड्रेटेड सैंड आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू फ्री फ्लोटिंग स्कोलाइसिस, प्रोटोस्कोलाइसिस जो आपके हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर फ्लो करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सिस्ट विद इन सिस्ट अपीयरेंस, सिस्ट विद इन सिस्ट अपीयरेंस जिसे हम रोजेट अपीयरेंस भी कहते हैं, ये आपको इसीलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अंदर जो है ये मेन सिस्ट के अंदर बहुत सारे डॉटर सिस्ट है। एंड द कैल्सिफिकेशन इन सिस्ट, ये कैल्सिफिकेशन इन सिस्ट जो है आप ये भी यूएसजी पे जो है अप्रिशिएट कर सकते हो। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपको पता होना चाहिए, सीईसीटी ऑफ एब्डोमेन मैंडेटरी होता है फॉर मेकिंग द डायग्नोसिस। सीरोलॉजी के अंदर हाइड्रेटेड सीरोलॉजी जो है पॉजिटिव हो सकती है। फिर एक क्लासिफिकेशन आपका डब्ल्यूएचओ का देता है। पहले घारवी क्लासिफिकेशन देते थे फॉर दी हाइड्रेटेड सिस्ट, लेकिन अब घारवी क्लासिफिकेशन को हम यूज नहीं करते, बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है। अब हम करते हैं यूज डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन। डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन में बेसिकली
आपके पास 6 क्लासेस है, CE1, C2, C3A, C3B, CA4, CE5, ऐसे 5 क्लासेस बनाई गई है, सॉरी 6 क्लासेस टोटल डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और ये क्लासेस आपके दोनों यूएसडी के इमेजेस और सीईसीटी के इमेजेस दोनों को साथ में लेकर बनाई गई है, और दोनों की फाइंडिंग सेम होती है, यूएसडी के अंदर और सीईसीटी के अंदर दोनों की फाइंडिंग सेम रहेगी। आप बहुत इजीली से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें से याद क्या रखना है। तो CE1, सी यहाँ पर जो यूएसडी की इमेजेस लगाई हुई है वो उससे कोऑर्डिनेट करो। C1, ये C1 का आपका इमेज, यूनिवेस्कुलर यूनिवेसिकुलर एनोकोइक सिस्टिक लीजन आपको देखने को मिलेगा विद डबल लाइन साइन। ये C1 के अंदर आप देख सकते हो, यूनिवेसिकुलर एनोकोइक सिस्टिक लीजन आपको दिख रहा है, डबल लाइन साइन नहीं दिखे तो चलेगा। C2 की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हो मल्टीसेप्टेड हनीकॉम अपीयरेंस है, तो यही मल्टीसेप्टेड हनीकॉम अपीयरेंस रोजेट लाइक C2 के अंदर देखने को मिलता है। C3A, C3A सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सवाल पूछ जाएंगे। C3 के अंदर डिटैच मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, इसी को हम वाटर लिली साइन भी कहते हैं। ये आपका C3 है, इसमें ये डिटैच मेम्ब्रेन वाटर लिली साइन जो है आपको देखने को मिलता है। C3 भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर C4 और 5 जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 में आपको हेट्रोजेनस कंटेंट देखने को मिलेगा, ये इसमें आपको जो है हेट्रोजेनस कंटेंट देखने को मिल रहा है। इसके और अच्छी इमेजेस में बाद में दिखाता हूं आपको। और C4 के अंदर कोई डॉटर वेसिकल्स नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ हेट्रोजेनस कंटेंट होता है। और C5 में C4 प्लस कैल्सिफाइड वॉल, C4 प्लस कैल्सिफाइड वॉल, हेट्रोजेनस कंटेंट प्लस कैल्सिफाइड वॉल, ये व्हाइट कलर का। ठीक है, इनकी अच्छी इमेजेस दिखाता हूँ यूएसजी की पहले। हाँ देखो, ये CE1 है जिसके अंदर एक ही वेसिकल था जो कि पूरा क्या था, ब्लैक था। दूसरा आपका मल्टीसेप्टेड और हनीकॉम्ब अपीयरेंस वाला C2 था। C3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट C3A, इसमें मैंने बोला था कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, डिटैच मेम्ब्रेन और ये वाटर लिली साइन प्रेजेंट है। C3B इंपॉर्टेंट नहीं है। C4 के अंदर आपका ये क्या दिख रहा है, आपको हेट्रोजेनस कंटेंट दिख रहा है। और C5 के अंदर हेट्रोजेनस कंटेंट विद कैल्सिफाइड वॉल, तो ये आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम सिटी पे देखें तो सिटी पे आप देख सकते हो, ये आपका C1 हो गया, यूनिवेस्कुलर यूनिवेसिकुलर एनेकोइक एरिया, एक ही वेसिकल है। फिर ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीसेप्टेड है तो इसलिए C2 हो जाएगा। ये भी आपका मल्टीसेप्टेड है तो ये भी C2 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये इसमें वाटर लिली साइन दिख रहा है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दिख रहा है, डिटैच मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो C3A हो जाएगा, या फिर C3 भी बोल सकते हो आप सिर्फ। और फिर इसमें कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, तो कैल्सिफिकेशन हो तो CE5, कैल्सिफिकेशन सिर्फ CE5 में होता है। तो ऐसे आपको सिर्फ मेन मेन जो टर्म्स है वो याद होने चाहिए। ये आपको दोनों लंग्स दिख रहे हैं, इधर दोनों लंग्स के अंदर यहाँ पर नीचे आपको हाइड्रेटेड सिस्ट दिख रहा है, और यहाँ पर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दिख रहा है, डिटैच मेम्ब्रेन दिख रहा है, तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट है लंग्स का विद डिटैच मेम्ब्रेन, C3 वाटर लिली साइन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि कैसे ट्रीट करेंगे। तो देखो, ट्रीटमेंट के लिए कैसा था कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, तो ट्रीटमेंट देखो ऐसे करते हैं हम। 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर करो, जैसे कि पेयर हो गया, या फिर पीवैक हो गया, या फिर सर्जरी करो डायरेक्टली, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करो। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत कम करते हो। सबसे ज्यादा प्रेफर्ड जो है वो है आपकी मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स, जिसके अंदर सबसे पहला आता है पेयर और दूसरा आता है पीवैक। सबसे पहले बात करते हैं पेयर के बारे में। ओके, तो पेयर का जो फुल फॉर्म है उससे आपको पूरा मेथड समझ जाएगा। हमको क्या करना है, पहले पंचर करना है सिस्ट को अंडर यूएसजी गाइडेंस, फिर एस्पिरेट करना है उसके अंदर का सारा फ्लूइड, फिर स्कोलिसाइडल एजेंट को उसके अंदर डालना है, इंस्टिलेशन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट, और फिर उसको भी रीएस्पिरेट करना है। तो पेयर का फुल फॉर्म क्या है, पंचर, एस्पिरेशन, इंस्टिलेशन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट एंड रीएस्पिरेशन ऑफ द स्कोलिसाइडल एजेंट। ये मोस्ट कॉमन मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि आप करते हो, और ये मोस्ट प्रेफर्ड तब होती है जब एनाटॉमिकली और सर्जिकली अप्रोप्रिएट हो। इट इज मोस्ट प्रेफर्ड इफ एनाटॉमिकली एंड सर्जिकली अप्रोप्रिएट। अब मेथड मैंने कैसी कर दी वो तो इस नाम के अंदर बता दिया कि पंचर करना है, एस्पिरेशन करना है, फिर स्कोलिसाइडल एजेंट को डालना है और फिर उसको भी रीएस्पिरेट कर लेना है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि पेयर के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। तो पेयर का पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि आप पंचर नहीं कर सकते, कि सिस्ट जो है उसको आप पंचर ही नहीं कर सकते, उस केस में आप ये प्रोसेस नहीं कर पाओगे। दूसरा, लोकेशन ऐसी है आपके सिस्ट की कि वो आजू बाजू में उसके कुछ वाइटल स्ट्रक्चर्स है, इसलिए पंचरिंग जो है वो उनको डैमेज कर सकता है, इसलिए वहां पर पंचर नहीं कर सकते। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन, मतलब जो सिस्ट है आपका, हाइड्रेटेड सिस्ट है, उसने बिलियरी ट्री के साथ कम्युनिकेशन बना के रखा है, तो उसमें भी हम जो है पेयर इस चीज को यूज नहीं कर सकते। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन जो है एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं करना है, आपको ये प्रोसीजर जो है शुरू कर देनी है। कैसे शुरू करोगे, आप पंचर करोगे और पंचर करने के बाद एस्पिरेट करोगे फ्लूइड को। अगर आपको ये फ्लूइड जब एस्पिरेट करोगे वो बाइल स्टेन दिख जाए, बाइल स्टेन फ्लूइड आपको देखने को मिल जाए ऑन एस्पिरेशन, आप जो है स्टॉप कर दीजिए प्रोसीजर, क्योंकि सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या है
अगर आपने ये प्रोसीजर कंटिन्यू की और सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन भी प्रेजेंट है, तो आप जब स्कोलिसाइडल एजेंट डालोगे तो वो स्कोलिसाइडल एजेंट आपके बिलियरी ट्री के अंदर भी चला जाएगा। बिलियरी ट्री के अंदर जाने के बाद स्कोलिसाइडल एजेंट कॉज करेगा वहां पर फाइब्रोसिस, और वो फाइब्रोसिस जो है बेसिकली जॉन्डिस को बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा जॉन्डिस जो है वो हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर सुपरफिशियल सिस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा सुपरफिशियली अगर सिस्ट है, तो जो उसके आजू बाजू में लिवर पैरेंकाइमा है वो बहुत कम होगा, और लिवर पैरेंकाइमा बहुत कम होगा अगर वहां पर हम रप्चर करेंगे। लिवर पैरेंकाइमा बहुत कम होने के कारण उसको जब हम पंचर करेंगे तो स्पिलेज के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, जिसके कारण एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आ सकती है। फिर हम बात करते हैं कि रप्चर्ड सिस्ट अगर ऑलरेडी है, तो उसके अंदर मान लीजिए अगर रप्चर्ड सिस्ट है, रप्चर हुआ है ये बिलियरी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, किसी भी जगह पर अगर रप्चर हुआ है आपके सिस्ट का, तो फिर उस केस के अंदर हम पंचर करके कोई फायदा है नहीं। और अगर कैल्सिफाइड सिस्ट है तो उसके अंदर भी हमको जो है पेयर ये प्रोसीजर करने की कोई जरूरत है नहीं। तो टोटल 6 आपको पता होने चाहिए कि इनएक्सेसिबल है टू पंचर, लोकेशन ऐसी है कि वाइटल स्ट्रक्चर के पास में, सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, वेरी सुपरफिशियली प्रेजेंट है, रप्चर हो चुका है ऑलरेडी, या फिर कैल्सिफाइड सिस्ट। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं पीवैक के बारे में। तो पीवैक का फुल फॉर्म क्या है? इट इज परक्यूटेनियस इवैक्यूएशन ऑफ यार्डिडेड सिस्ट। देखो पेयर के अंदर हम क्या कर रहे थे ना, पेयर के अंदर अपन डायरेक्टली एस्पिरेशन कर रहे थे, कोई कैथेटर का यूज नहीं कर रहे थे। अगर हम सेम प्रोसीजर करते हैं बाय इंसर्टिंग वन कैथेटर इनसाइड दिस सिस्ट, तो उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे पीवैक। और ये परक्यूटेनियसली करते हैं, इसलिए परक्यूटेनियस इवैक्यूएशन इसे कहा जाता है यार्डिडेड सिस्ट का। ये तब करता है जब लार्ज मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट हो, उस केस में मोर देन 6 सेंटीमीटर, तो फिर उस केस में जो है हम पीवैक को यूज करते हैं। स्कोलिसाइडल एजेंट आपको नाम पता होने चाहिए, जिसमें से पहला जो है 20% हाइपरटोनिक सोडियम एंड 10% पोविडेन आयोडीन। इसका तो आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज आपका हाइपरटोनिक सोडियम होता है। 10% पोविडेन आयोडीन जो है ये भी काफी यूज करते हो। उसके अलावा 0.5% सेट्रीमाइड अलॉन्ग विद 0.05% क्लोरेक्सिडिन एंड 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल, इनको भी आप यूज कर सकते हो। सर्जिकल ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो 3 सर्जिकल ऑप्शन है आपके पास। कितने? 3। पहला है अनरोफिंग और इवैक्यूएशन ऑफ द सिस्ट विद ऑब्लिटरेशन ऑफ द सिस्ट कैविटी। अनरोफिंग और इवैक्यूएशन ऑफ सिस्ट विद ऑब्लिटरेशन ऑफ द सिस्ट कैविटी, मतलब बेसिकली अनरूफ कर देंगे। और ऑब्लिटरेट कैसे करेंगे सिस्ट कैविटी को? ऑब्लिटरेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, एक कैप्टेनज और मार्सुपिलाइजेशन, जो पहले करते थे, अब इतनी करते नहीं। अब हम ओमेंटोप्लास्टी और ओमेंटोपेक्सी, यही 2 मेन प्रोसीजर्स है जो हम करते हैं फॉर ऑब्लिटरेशन ऑफ द सिस्ट कैविटी। फिर हम बात करते हैं कि जो मोस्ट डेफिनेटिव सर्जरी है, जिसके अंदर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो करने के बाद कुछ रिकरेंस वगैरह का कुछ चांस ही नहीं है, वो है पेरिसिस्टेक्टोमी। जो मैंने 3 लेयर्स बताई थी, एंडोसिस्ट, एक्टोसिस्ट, पेरिसिस्ट। पेरिसिस्ट के साथ पूरा का पूरा सिस्ट अगर आप बाहर निकाल लो, उसको हम कहते हैं पेरिसिस्टेक्टोमी। जो लिवर रिसेक्शन है, ये कुछ कंडीशंस के अंदर इंडिकेटेड होता है, बहुत कम कंडीशंस होती है, जैसे कि मैलिग्नेंट यार्डिडोसिस, जो कि आपका इकानोकोकस मल्टीलोक्युलरिस कॉज कर रहा था, उसके अंदर हम कभी कभार जो है लिवर रिसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट के अंदर अगर आपको बता दूं, तो प्री ऑप और पोस्ट ऑप आपको जो है एक ड्रग देना है पेरी ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस में। प्री ऑप पोस्ट ऑप दोनों में देना है, दैट इज अल्बेंडाजोल। ओके, प्री ऑप में आपको 1 to 2 वीक्स प्रायर देना है इंटरवेंशन के। इंटरवेंशन कुछ भी हो सकता है, पेयर हो सकता है, सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है। 3 to 6 आफ्टर द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होने के बाद भी आपको 3 से 6 हफ्ते तक जो है चालू रखना है। मेडिकल ट्रीटमेंट नॉर्मली प्रेफर नहीं किया जाता, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हम ये करेंगे, जैसे कि अगर कोई एल्डरली पेशेंट है विद ऑलरेडी उनके अंदर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है और हाई रिस्क पेशेंट है वो फॉर सर्जरी एंड एनेस्थीसिया, और या फिर वाइडली डिसेमिनेटेड डिसीज है और स्मॉल एसिम्प्टोमेटिक डेंसली कैल्सिफाइड सिस्ट है, तो इन 3 कंडीशंस के अंदर हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे अल्बेंडाजोल का। ठीक है, इतने के लिए हम यार्डिडेड सिस्ट यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले इसके अंदर हम